ओके जी। अब इसमें देखो, वो कह रहा है टिश्यू और ऑर्गन्स के ऊपर जो है ना इनका इफ़ेक्ट्स क्या, जो हमने ये टेबल पढ़ा है सारे का सारा, ठीक है, जिसमें साइक्लिक ईएमपी कम हो रहा है, IP3 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सारे का सारा। वो कह रहा है कि वेज़ोडाइलेशन जो है ना, मतलब ब्लड प्रेशर, जब वेज़ोडाइलेशन देखो ना, मेरी अगर वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन हुई है तो मेरा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो क्या है, वो कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। ये अब वेज़ोडाइलेशन किसी वजह से, मैंने बताया था ये वेसल्स है ना, इनके अंदर जो एंडोथीलियम है, वहाँ से क्या वेज़ोडाइलेटर रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है। वेज़ोडाइलेटर क्या कह रहे थे, इसकी वेज़ोडाइलेशन करवाएँगे। तो वही बात कह रहा है कि EDRF मतलब एंडोथीलियम ड्राइव्ड रिलैक्सेटिंग फैक्टर, जिसके अंदर मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड बताया था, ठीक है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा और इनकी वेज़ोडाइलेशन करवाएगा, जिसकी ब्लड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसी बात थी ना। अब जो ही ब्लड प्रेशर कम होगा तो मेरे कुछ ना जिस्म के अंदर बैरो रिसेप्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे हैं। जुगुलर वेन के ऊपर जो होते हैं ना, वो कुछ एयोटिक साइनसेस होते हैं, कैरोटिड साइनसेस होते हैं, कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। वो बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग कंपनसेटरी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज टू दी हार्ट करेंगे। फिर दिल को कहेंगे भाई तुम्हारा बीपी कम हो रहा है, तो वो दिल क्या करेगा, फिर ज़्यादा तेज़ी से धड़केगा और जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। कंसेप्ट लगता नहीं समझ आया। देखो, वो कह रहा है कि हमारे पास जो भी वेज़ोडाइलेशन है ना, उसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाता है। ऐसी बात है, ये बात तो बच्चे-बच्चे को पता है ना। अब ये बताने के दिन, अब वो कह रहा है वेज़ोडाइलेशन की वजह जो है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या वजह है? हमारे पास जो होता है ना, वो EDRF एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड आता है ना, वो एंडोथेलियम से रिलीज़ होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है, उनकी डायलिटेशन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो गया। अब बीपी जब कम हुआ है ना, तो हमारे जो है ना वो जिस्म के अंदर बैरो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। बैरो रिसेप्टर ने कहा ओहो जिस्म के अंदर तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो फ़ौरन से ये दिल को जो है ना वो सिग्नल देता है हार्ट के पास कि तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्टिलिटी करो और ब्लड प्रेशर ज़्यादा नीचे ना गिर जाए, तुम मेंटेनेंस करो। तो दिल क्या करेगा, अपनी बीटिंग जो है ना वो, मतलब धड़कने की पावर को बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़ाता जाएगा, अब क्या हुआ, यहाँ हमारा बीपी कम हुआ, यहाँ बीटिंग उसकी तेज़ होगी। बीटिंग तेज़ को क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसका हम अल्टरनेटिवली कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, मतलब बीपी कम होने की वजह से जो रिफ्लेक्स आया उसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन तेज़ होगी, टैकीकार्डिया हो गया, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। समझ आ गई बात कि नहीं आई? होप सो मैं समझा। जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करके देख ले, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वो यहाँ तक हो गया। रिफ्लेक्शन वियर पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ना डिस्चार्ज जो दी हार्ट काज ब्रेडिकार्डिया। अब दिल के पास जो है ना, जब अगर ज़्यादा टेकिकार्डिया ना हो जाए, फिर अब पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा सा जो है ना वो गैरत करता है, वो दिल के पास जो अपने ना कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व इन्वॉल्व, अगर वो ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया, मतलब डिक्रीज्ड हार्ट बीट ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट बीट टेकिकार्डिया। एक तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए ना, पैरासिम्पैथेटिक ने ब्रेडिकार्डिया करवाना है, सिम्पैथेटिक ने टेकिकार्डिया करवा देना है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो गया। अब वो कह रहा है कि अनदर इफेक्ट सीन ऑन कोलिनोमाइमेटिक डक्ट बट नो विद पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्शन, थर्मो रेगुलेटरी इफेक्ट स्वेटिंग का वो बता रहा है कि हमारे जिसम में ये जो मुझे पसीना भी आया हुआ है ना, ठीक है, जो भी थर्मो रेगुलेटरी इफेक्ट है, वो कह रहा है कि ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इफेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक का थर्मो रेगुलेटरी से कोई ताल्लुक नहीं है, सारे का सारा जो है ना वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इफेक्ट है। एक बात ये तो होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको ज़रूर अपने पास ना नोट कर लीजिएगा। अब क्या रह गया है, ओके लेट मी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब क्या है, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल इफेक्ट पे क्या, अगर निकोटिनिक गैंग्लियन स्टिमुलेटरी होते हैं, वो कहता है ब्लड वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल्स के ऊपर जितना भी इफेक्ट है ना, वो सिंपैथेटिक जो है ना वो इनर्वेशन का है, पैरासिम्पैथेटिक का नहीं है। बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे पास आ रहे थे यहाँ पे, EDRF, उनका इफेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट डोमिनेट नहीं हो सकता ब्लड वेसल के ऊपर, किसका होगा, ये सिंपैथेटिक इनर्वेशन का। एक आपने ये बात ये याद रखनी है। उसके बाद जो है ना वो गट इज़ डोमिनेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, वेसल सिंपैथेटिक, लेकिन जो GIT है हमारी गट, उसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है। ये भी एक MCQ आता है। निकोटीन ड्रग इंक्रीज़ करती है, जब हम निकोटीन देते हैं ना तो वो मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करती है, सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक जब होगी ना, हम आराम में होंगे, तो तभी तो हमारी डाइजेशन तेज़ होगी ना, तो निकोटीन आके वो उसको मज़ीद सिक्रीशन को तेज़ करवा देती है। यही बात वो कह रहा है कि निकोटीन न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्शन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, फैसिकुलेट कर दे,
मतलब प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन रिजल्ट इन अगर ज़्यादा ही निकोटीन आ जाए ना तो वो पैरालिसिस भी करवा देती है, ये पता है। हद से ज़्यादा सुकून भी जो है ना वो पैरालिसिस का बाज़ बनता है, जिसकी वजह निकोटीन कंटेनिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड। अब जो है ना इम्पोर्टेंट हैज़र्ड ऑफ एक्सपोजर ऑफ निकोटीन कंटेनिंग, कुछ होते हैं कि किसान लोग जो है ना वो फास्फेट की एक खाद यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह उसका निकोटीन वाला इफेक्ट है, तो वो ज़्यादा पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ का जिसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं वो अमूमन। आपको देखो किसान जो स्प्रे करते करते बेहोश हो गया, वो निकोटीन की तरह की एक सब्सटेंस है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो हमने पहले डिस्कस किया। वो उसके ऊपर इतना इफेक्ट करती है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है मसल की। नेक्स्ट आ रहा कंसेप्ट, उसका भी हम डिस्कस करते हैं। तो होप सो यहाँ तक कंसेप्ट होगा। क्लिनिकल यूज़ थोड़ा सा देख लो यार जल्दी से। सिवियर क्लिनिकल यूज़ वो कहता है इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी में ग्लाइकोमा हो गया, शोग्रान सिंड्रोम जो होता है ना, इसके अंदर हम जिस ग्लाइकोमा क्या होता है, आँख के अंदर जो है ना वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाना, ठीक है, जो किसे क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो उसका बढ़ जाना, जो ग्लाइकोमा की निशानी है। शोग्रान सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर, ड्राई आइज़ होती हैं, ड्राई माउथ होता है, इसकी कंडीशन शोग्रान की होती है। लॉस ऑफ नॉर्मल पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन बाउल एंड ब्लैडर के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट एक्टिंग निकोटीन, जो स्मोकिंग सिचुएशन में जो स्मोकर्स होते हैं ना उनको हमने ना डायरेक्ट एक्टिंग जो है ना वो निकोटीनिक ड्रग्स देनी होती है, जिसके अंदर वेरेनिसिल जो होता है ना, क्लीन या वेरेनिसिलिन जो भी कह लें, वो कह रहा है कि वो निकोटीन वाले पेशेंट को हम देते हैं ताकि उनकी इनहिबिशन हो सके। अब देखो इनडायरेक्ट के अंदर वो कह रहा है कि यूज टू इंक्रीज निकोटीनिक एक्टिवेशन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने देना ना यहाँ पे, हाँ, वो ये है कि एंड्रोफोनियम का एक थोड़ा सा देख लो पहले, उसके बाद हम इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर जाते हैं। देखो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड्रोफोनियम का, आपको आना चाहिए कि कितना उसका मैंने बताया था। ये एक तो है एंड्रोफोनियम, फोनियम ही है ना, जो भी है। अच्छा, इसका जो है ना आपको एक तो टाइम पता होना चाहिए, 5 से 15 मिनट मैंने बताया था इसका टाइम ऑफ एक्शन है, ठीक है। और ये किस किस्म की ड्रग है, अल्कोहलिक इन नेचर है, और ये ओरली जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब देखो आपके पास अगर दो तरह के पेशेंट, ये आता है एससीक्यूज, एंड्रोफोनियम जो होता है ना हमने दो तरह के पेशेंट में देने होते हैं। एक हमने पढ़ा है कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है, एक हमने पढ़ा है मैस्थेनिक क्राइसिस। ये जो मैंने लास्ट टेबल में बताया ना यहाँ पे यार, ये वाला कोलिनर्जिक क्राइसिस और मैस्थेनिक क्राइसिस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है ना वो कोलिनर्जिक क्राइसिस से आया है या एड्रीनर्जिक क्राइसिस से आया? तो आपने जो है ना सिंपली उसको एंड्रोफोनियम दे देना है। क्यों? क्योंकि इसका एक्शन जो है ना वो 5 से 15 मिनट है। अब देखो अगर तो वो मैस्थीनिया क्राइसिस उसकी होगी ना, तो आपने पेशेंट आया ना आपके पास, ये पेशेंट आया, आपने उसको एंड्रोफोनियम लगा देनी है, ठीक है। अगर तो वो मैस्थीनिया क्राइसिस हुआ होगा ना उसे, तो उसकी जो है ना वो सिम्टम्स जो भी उसको बिगड़ी हुई हालत होगी वो कम होगी, ठीक है। मतलब जब हमने एंड्रोफोनियम लगाना है तो उसकी सिम्टम्स जो है ना वो कम हो जाएगी और उसकी हालत जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो अपने आप को फील बेटर करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वो कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से जो है ना उसकी हालत बिगड़ी है, तो हमने एंड्रोफोनियम भी दे दिया, तो उसकी हालत जो है ना वो कह रहे हैं मज़ीद बिगड़ जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स यहाँ पे कम थे तो यहाँ पे सिम्टम्स उसके ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी जो हालत है वो और ज़्यादा गैर हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो उसको जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसकी हालत और ज़्यादा गैर हो जाएगी। अब देखो हमने क्वेश्चन ये कि एक तो ये क्वेश्चन है कि हमने किस तरह मैस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपली एंड्रोफोनियम देनी, अगर हालत ठीक होगी है तो उसको मैस्थीनिया ग्रेविस था, अगर हालत ख़राब होगी तो उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस था। कंसेप्ट क्लियर। अब पूछते हैं कि हमने एंड्रोफोनियम क्यों देनी है, कोई और ड्रग क्यों नहीं, कोई और इंटरैक्ट एक्टिंग क्यों नहीं देनी। देखो आपने कहना है ये सबसे कम एक्शन इसका है 5 से 15 मिनट। अगर खुदा ना खास्ता उसे कोलिनर्जिक क्राइसिस था तो 5 से 15 मिनट तक ही उसकी मज़ीद हालत बिगड़ेगी, उसके बाद इसका एक्शन ख़त्म, तो वो तकरीबन उसी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा जिसमें वो एमरजेंसी में आया था, ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैस्थीनिया में तो हमें पता, फिर इसकी प्रेडिक्शन भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तो हमने कोई ऐसी ड्रग दे जिसका एक्शन ही 2-3 दिन है,
तो बेचारे को अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा तो उसकी मज़ीद हालत बिगड़ गई है, वो 2-3 दिन और मज़ीद प्रोलॉन्ग होगा, हो सकता है उसकी मौत हो जाए। इस वजह से हमने एंट्रोफोनियम देना है ताकि उसकी जो है ना वो एक्शन कम है, जल्दी जल्दी हमें इसकी दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अगर हालत ख़राब भी हो तो ज़्यादा बिगड़े ना, 15-20 मिनट तक ही बिगड़ के हम संभाल लें, क्योंकि इसका एक्शन उसके बाद ख़त्म हो जाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक था ना ईक्राइन, स्किन के अंदर मैंने बताया ना ईक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने बताया है कि नो पैरा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, स्वेट ग्लैंड के ऊपर कोई पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर किस चीज़ का रिस्पॉन्स है? ओनली सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। और वो किसके ज़रिए होता है? मस्कुरेनिक जो भी है ना हमारे पास रिसेप्टर्स, उनकी वजह से आता है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की वजह से। अगर एसिटाइलकोलिन जो है ना इनके ऊपर आके लगेगा ना, मतलब अगर एसिटाइलकोलिन इसके इन रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, सही है। अब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स। मतलब जब भी स्वेट ग्लैंड के ऊपर एसिटाइलकोलिन ने एक्ट करना है ना तो वो हमेशा सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा, कभी भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्वेटिंग के ऊपर नहीं आएगी। ये जो स्वेटिंग हुई है ना, यहाँ से याद कर लो, ये सिंपैथेटिक एसिटाइलकोलिन आया, उसने सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स किया, इस वजह से हम ये कहते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर है ग्लाइकोमा के जो पेशेंट है ना, उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, पेज बचा लेते हैं ताकि आगे भी हमारे काम है। ग्लाइकोमा में क्या था? इंक्रीज़ होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ऐसे ही है ना। तो इसके बाद जो है ना हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक जो है ना रिस्पॉन्स आता है, या फिर पैरा सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है ना, ये भी सूखी हुई है यार, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो सप्लाई वो आती है आई के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो ड्रेनेज जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो ही ड्रेनेज इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास एक्वस जो भी है ना ह्यूमर वो रिमूव हो जाता है और उसकी कम हो जाती है, ग्लाइकोमा हमारे पास ठीक हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का ये होगा। अब आ जाता है एक स्मोकर्स का, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अगर क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया तो मतलब इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा, मैं कहता हूँ। स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि मैंने बताया था व्रेनी क्या नाम था, व्रेनिस्क्लीन या व्रेनिस्लीन, जो भी ड्रग का नाम है ना, व्रेनिस्लीन अमूमन टीचर्स कहते होते थे, व्रेनिक्लीन कुछ कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना ड्रग ये स्मोकर के लिए होता है। अब ये अमूमन बच्चे भूल जाते हैं, तो अमूमन आजकल लड़कियां जो है ना स्मोकिंग करती हैं। जो लड़की स्मोकिंग करती है उसकी स्मोक जो है ना सिगरेट पकड़ के इसकी वजाइना में डाल दो, बस। ये हमें निमोनिक बताया गया था। अब ये थोड़ा गंदा निमोनिक है वजाइना में सिगरेट डालने वाला, मतलब कि वेरेनिसिलिन जो है ना ये ड्रग है ना, ये स्मोकर्स के लिए, वजाइना से याद कर लो, उन स्मोकर के लिए वेरेनिसिलिन ड्रग है। ये आपको अब सारी उम्र नहीं भूलेगा। जब भी MCQ आएगा स्मोकर का, आपको कहना है कि लड़कियाँ सिगरेट पी रही थी तो उनकी वजाइना के अंदर हमने सिगरेट डाल दी, बस वेरेनिसिलिन हमने ड्रग डाल दी। सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको ये निमोनिक अगर याद हो गया आप दुआएं देंगे मुझे। अब देखो ये जो है ना इसका काम क्या है, ये बिल्कुल जो है निकोटीन की तरह काम करता है। सिगरेट से निकोटीन मिलती है, वेरेनिसिलिन जो है इसका भी निकोटीन की तरह का एक्शन काम करती है, की तरह की होती है, लेकिन इसका जो है ना वो एक्शन जो है ना वेरेनिसिलिन का, ये अपना एक्शन नहीं करती। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट निकोटीन की तरह है। रिसेप्टर पागल हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास निकोटीन आ गई, लेकिन हमने वेरेनिसिलिन जब देनी है ना तो वो जाके उस रिसेप्टर पे तो लग जाएगी लेकिन एक्शन अपना नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए स्मोकर्स को आहिस्ता आहिस्ता ये वेरेनिसिलिन देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो रिसेप्टर जो है ना वो उन्हें धोखा दिया जाता है कि तुम्हें निकोटीन आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वेरेनिसिलिन आ रही होती है। वेरेनिसिलिन रिसेप्टर को धोखा देती है, स्मोकिंग फिर वो एक्शन नहीं होता, तो वो फिर आहिस्ता उनकी जो है ना वो रिहेबिलिटेशन की जाती है और स्मोकिंग एट लास्ट छूट जाती है। सिंपल हो गया ना। तो स्मोकर्स की वजाइना में सिगरेट डालने का मकसद निकोटीन के साथ कंफ्यूज करके रिसेप्टर को धोखा देना है। रिसेप्टर क्या करेंगे, वेरेनिसिलिन की वजह से अपने पास लगवा लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं होगा जब उसका, तो आगे से कोई दिमागी तौर पे कोई मसला नहीं होगा, दिल के इश्यूज़ नहीं होंगे, कैंसर वगैरह के लिए वो सारे के सारे आगे आ जाएंगे। तो गाइज़ ये था स्मोकिंग का, एंड्रोफोनियम का कंसेप्ट,
ईक्राइन स्वेट ग्लैंड का और ग्लाइकोमा का कंसेप्ट, ये आपको अब फिंगर टिप्स पे हाई होप्स हो कि याद हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हम टॉक्सिसिटी यार अब इसी के अंदर कर ले। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ टॉक्सिसिटी क्या क्या है, जबकि इसकी वजह से हो सकती है। फिर हम वो उसके बाद क्या रहता है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग भी रहता है, वो हम नेक्स्ट कवर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।